क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। ए बी सी आर एनी थ्री वैक्टर सच दैट दिस इक्वल टू 0 और ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू निकालनी है। जब ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना चाहते हैं तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब इन तीनों का ए बी सी का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना। तो सी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ होता है, फिर बी बाहर लिखते हैं, माइनस सी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ बी के साथ होगा, फिर ए बाहर लिखते हैं। पहले दूर वाले के जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं उनमें से दूर वाले के साथ करते हैं बाहर वाले का डॉट प्रोडक्ट और ये पास वाला बाहर, फिर इसका इसके साथ पास वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट और फिर दूर वाला बाहर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज़ हमें निकालनी थी, ये निकालना था और इस चीज़ को हमने अभी ऐसे लिखा है इक्वल टू 0। अभी मत देखना, सिर्फ इस चीज़ को हमने ऐसे लिख लिया, मतलब हमें सी डॉट ए सी डॉट बी की वैल्यू चाहिए। उसने क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू ए माइनस बी डॉट सी इक्वल टू 0 दे रखा है। तो इसकी वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी इक्वल टू 0, तो ये 0, यहाँ से ए डॉट सी की वैल्यू माइनस बी डॉट सी आ जाती है। फिर इसकी वैल्यू जब 0 है तो इस चीज़ को क्या ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हो तो यानी ए डॉट सी इक्वल टू बी डॉट सी। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखें, हमने ए डॉट सी निकाला, उसकी वैल्यू नेगेटिव और ए डॉट सी निकाला, उसी की ही वैल्यू पॉजिटिव। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाए? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है ए डॉट सी की वैल्यू जो भी आप निकालोगे 0 आएगा, ए डॉट सी की वैल्यू यहाँ पर भी जो निकालोगे 0 ही आएगा। तो ए डॉट सी की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो ए डॉट सी की वैल्यू 0 रख देंगे, 0 इंटू वैक्टर भी 0 ही होगा क्योंकि सी डॉट ए तो एक नंबर है और ये वैक्टर है, तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से इस माइनस को इधर ले जाओ तो यहाँ से कह सकते हो बी डॉट सी की वैल्यू माइनस ए डॉट सी और बी डॉट सी की वैल्यू ए डॉट सी। तो जो बी डॉट सी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बी डॉट अगर ए डॉट सी 2 आ रहा है तो बी डॉट सी की वैल्यू यहाँ पर -2 आ गई और यहाँ पर 2, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना, क्योंकि एक ही चीज़ हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यानी तभी पॉसिबल है जब ये चीज़ 0 होगी, ये चीज़ 0 होगी, तो उससे हम कह सकते हैं जो बी डॉट सी होगा वो भी क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सी डॉट बी या फिर बी डॉट सी एक ही बात होती है। तो ये भी 0, जब ये भी 0 है ये भी 0 है तो पूरा क्या होगा? 0, क्योंकि सी डॉट एक नंबर है। 0 इंटू वैक्टर 0 माइनस 0 इंटू दूसरा वैक्टर 0, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे तो होगा नहीं। या तो यहाँ पर ए डॉट आई फिर आई कैप है, ए डॉट जे फिर जे कैप है, ए डॉट के फिर के कैप है, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसे खुद देख लेना। इस तरीके से जो इसमें सॉल्यूशन दे रखा है उसके हिसाब से तो ऐसा ही लगता है। वैसे भी आंसर तभी ए आ पाएगा जब यहाँ पर डॉट 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 हो, इस तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आप खुद कर लेना। ए डॉट आई, ए डॉट जे, अगर ए डॉट के अगर ऐसे दे भी रखा है तो इससे ये होगा बस ए डॉट आई क्या होगा? A1। अगर वेक्टर ए की वैल्यू A1 आई, A2 जे, A3 के हम मानते हैं तो वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट, इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करना है तो A1 ही मिलेगा, प्लस इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ करना है। इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट अगर हम जे के साथ करते हैं तो जे वाला वैल्यू मिल जाती है यानी A2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू A1 आई, फिर आई, फिर इसकी वैल्यू A2 मिली, फिर जे, पहले भी किए हैं चीज़ें हमने। फिर यहाँ पर डॉट करते हैं तो इस पूरे वेक्टर का प्रोडक्ट अगर के साथ करोगे तो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट ए वाले का के वाले के साथ हो जाएगा, तो A3 तो मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा। नहीं, आई जे वाला तो इधर कुछ है ही नहीं, सिर्फ के साथ करना है पूरे का डॉट प्रोडक्ट, तो A3 ही मिलेगा। तो ये के, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वेक्टर ए, वापस वेक्टर ए ही मिल गया, तो ऐसे वेक्टर ए आंसर आ जाएगा। बाकी इसमें मिसप्रिंट है, यहाँ पर डॉट 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 ही लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में भी कुछ लग रहा है मुझे, उसका कुछ प्रॉपर पता नहीं चल पाया, कुछ गड़बड़ है अगले क्वेश्चन में ऐसा लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ पैरेललोपाइप्ड, इसमें भी मिसप्रिंट है। इस क्वेश्चन में हिंदी में लिख रखा है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर है, इनसे बने समांतर षटफलक का आयतन, मतलब आपको जो ये पैरेललोपाइप बनेगा इन 3 वेक्टर से, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो जब भी किसी भी पैरेललोपाइप का वॉल्यूम निकालना होता था तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने निकालना है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, यानी वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। और इसको अगर निकालना होता है, जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है तो फर्स्ट वेक्टर में आई के साथ, जे के साथ, के साथ कौन है वो लिख दिया। सेकंड वेक्टर में आई, जे, के साथ ये थे। थर्ड वेक्टर में आई के साथ 0 था, जे के साथ ये था और के साथ ये था। ठीक है, तो क्या लिखा है? 7j + 4k, आई के साथ कुछ नहीं है तो 0, फिर 7, फिर -4,
0 7 -4। जब भी किसी भी पैरेलल पाइप का वॉल्यूम पूछा जाए, 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, दैट मीन्स उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर तीनों से बनने वाली डिटर्मिनेंट फाइंड कर देनी है। खुद कर सकते हो। नेगेटिव आएगा आंसर, वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं होता तो आंसर आप 23 लिखोगे। -23 आया, नेगेटिव नहीं होता है तो आंसर क्या लिखोगे, सिर्फ 23। तो आंसर इसका आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन 23। 152 क्वेश्चन अगर हम देखें तो 152 में कहा है यहाँ पर कि वेक्टर ए डॉट आई, वेक्टर ए को हमने क्या मान लिया, वेक्टर ए को हमने ये मान लिया a1i a2j a3k, ठीक है। अब वो कहता है हमसे, क्वेश्चन में ये कंडीशन उसने दे रखी है, वेक्टर ए डॉट आई प्लस जे, वेक्टर ए डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 1 हमें दे रखा है। तो क्या होगा, जब वेक्टर ए इसकी डॉट प्रोडक्ट आई के साथ करोगे, आई डॉट आई 1 हो जाएगा तो सिर्फ a1 मिलेगा, ठीक है। अब इसी की डॉट प्रोडक्ट आई प्लस जे के साथ करोगे तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, a1 मिलेगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, a2 मिलेगा, ठीक है। के वाला कुछ नहीं है ना इसमें, तो के वाला ऑप्शन, के वाला सीन कुछ भी नहीं होगा। आई डॉट आई 1 तो a1, आई जे डॉट जे 1 तो a1 प्लस a2 मिलेगा। तो यहाँ पर वैल्यू हो गई a1 प्लस a2। जब इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट आई प्लस जे प्लस के साथ निकालोगे तो आई डॉट आई 1 तो a1, आई डॉट जे जे डॉट जे 1 होता है तो a2 और फिर k डॉट के 1 होता है तो a3। तो जब इसको सॉल्व करोगे, वेक्टर a की जगह ये चीज़ रखोगे तो a1 प्लस a2 प्लस a3 मिलेगा इक्वल टू 1। अब ये चीज़ जो है 1 के बराबर तभी हो सकती है, a1 इक्वल टू a1 प्लस a2 इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 1 तभी हो सकता है जब a2 0 हो और a3 भी 0 हो, तभी तो कह सकते हो a1 इक्वल टू a1 इक्वल टू a1 इक्वल टू 1, तभी तो बोल सकते हैं भाई a1 की वैल्यू 1 है। अब a1 प्लस a2 जैसे ही 1 के बराबर रखोगे तो a2 0 आएगा। a1 प्लस a2 प्लस a3 अगर 1 के बराबर रखोगे और a1 की वैल्यू 1 रखोगे, a2 की वैल्यू अभी भी यहाँ से 0 निकाली तो a3 क्या हो जाएगा, 0 ही बचेगा। या फिर ऐसे ही समझ लो इसको, भाई ये चीज़ जो है 1 के बराबर है तो a1 इक्वल टू 1, a1 इक्वल टू 1 है और फिर a1 प्लस a2 1 रखोगे, a1 प्लस a2 इक्वल टू 1 रखोगे तो a1 की वैल्यू 1 रखने पर a2 की वैल्यू 0 तो a2 0 मिल गया। अब a1 और a2 की वैल्यू 1 और 0 रखना और a3 की वैल्यू भी आपको 0 मिलेगी, मतलब a1 और a2 की वैल्यू इसमें रख देना तो a3 की वैल्यू भी 0 मिलेगी। तो a2 a3 0 है, a1 1 है, a2 a3 0, a1 1 इसमें रख देना वापस। तो जैसे ही इसमें यानी वेक्टर में रखोगे तो क्या मिलेगा, a1 1 रख दिया, a2 a3 0 रख दिया तो i मिलेगा। तो वेक्टर a की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिल जाती है, i मिल जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी i ही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कहा है कि ABC कोई ट्राइंगल है, उसके पोजिशन वेक्टर दिए हैं, ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर दिया है। तो बताना है इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल है, ये हमें बताना है। तो ए का पोजीशन वेक्टर जो होगा उसे ओ ए वेक्टर लिखा जाएगा इस तरीके से, बी के पोजीशन वेक्टर को ओ बी वेक्टर लिखा जाएगा ऐसे, सी के पोजीशन वेक्टर ओ सी को इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर को इस तरीके से लिखते हैं। फिर जब हम इनका मतलब ट्राइंगल ये है ना ए बी सी, तो ये हमारा ओरिजिन है, ओ से यहाँ तक इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये 2 -1 1, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो ओ ए वेक्टर पता है, ओ बी वेक्टर पता है, तो ए बी अगर निकालना चाहते हो, क्योंकि जब ट्राइंगल निकालना है तो उसकी साइड्स के वेक्टर पता होने चाहिए। पोजीशन वेक्टर तो ये है ओरिजिन से जो है, पोजीशन वेक्टर बी का ओ बी, पोजीशन वेक्टर सी का ओ सी। तो अगर ए बी निकालना है तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं, बाद वाले के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले को माइनस कर देंगे तो ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी पता है, ओ ए पता है, इसमें से इसे माइनस करना है, सिंपल ये आ जाएगा। बी सी वेक्टर निकालना है ट्राइंगल का, तो बी सी लाइन है ना, बी सी निकालना है तो ओ सी माइनस ओ बी करेंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे। सी अगर निकालना है तो ओ ए में से ओ सी माइनस कर देंगे, ओ ए में से ओ सी, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दिया, तो हमारे पास ए बी आ जाता है, बी सी आ जाता है, सी आ जाता है। तो ए बी अगर वेक्टर आ चुका है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई के साथ जो है -1 उसका स्क्वायर, जे के साथ जो है -2 उसका स्क्वायर, के साथ कौन है -6 उसका स्क्वायर, वो निकाल दिया हमने, ठीक है। बी सी का निकालना है मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड √2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर तो आ जाएगा √6। ऐसे ही सी ए का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, उनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं क्या, कि अगर बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें और सी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करेंगे 6 आएगा और सी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते तो 35 आता है और इन दोनों को ऐड करते तो 41 आता है और 41 इसके स्क्वायर के बराबर है, मतलब ए बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है। तो हम कह सकते हैं जब भी किसी ट्रायंगल में ऐसा हो, इसको ए मान लो, इसको बी और ये सी, ठीक है। जब भी किसी ट्रायंगल में ऐसा होता है कि इसका साइड का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इन दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम तीसरे वाली साइड की लेंथ के बराबर, तीसरे वाली साइड की लेंथ के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स इसका मतलब हो गया ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो एंगल
ट्राइंगल है वो सी ऑप्शन है, यानी समकोण यानी राइट एंगल ट्राइंगल है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, क्वेश्चन बहुत बार किए हैं। जिस वेक्टर के ऊपर निकालना है उसका निकालना पड़ता है मैग्नीट्यूड और इसके साथ कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 154, तो इसमें कहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, जिसके ऊपर निकालना है उसका तो निकाल लेंगे यूनिट वेक्टर, बी कैप का मतलब है बी का यूनिट वेक्टर और ए कैप का मतलब हो ए वेक्टर। ठीक है, ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर निकालना है, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर। ठीक है, जब वेक्टर बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो तो ये बन जाता है। तो ए वेक्टर का वेक्टर बी के ऊपर अगर प्रोजेक्शन निकालना है तो बी कैप निकालो, पहले बी कैप निकालोगे कैसे, ये वेक्टर बी था उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, √1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो इतना आ गया। उसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ कर देंगे, जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 2i डॉट आई 2, 3j डॉट 2j 6, 2k डॉट k 2 हो जाएगा, अपॉन में √6, इसको क्या किया ऊपर नीचे √6 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं था। तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे 2 से कैंसिल हो गया, तो 5/3 √6 जो है वो सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 155। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और कमेंट, ये काम ज़रूर करना है आपने। ठीक है, लाइक कम नहीं होने चाहिए, बस इतना कर देना। Given 3 vectors, vector A, vector B, vector C, for what value of P, vector A cross B will be perpendicular to vector C। ठीक है, तो इसने कहा है कि A क्रॉस B जो है परपेंडिकुलर है C के, अगर A क्रॉस B C के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब हुआ क्या कि A क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे C के साथ तो 0 आना चाहिए भाई। A क्रॉस B एक जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वेक्टर ही मिलता है, तो A क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट हम C के साथ निकालते हैं, तो A क्रॉस B C के परपेंडिकुलर है तो A क्रॉस B का डॉट C के साथ निकालेंगे, 0 आना चाहिए। A क्रॉस B कैसे निकाल, अब ये है क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अलग अलग निकालने से बेटर है, ये हमें पता चल गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये होता है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकाल सकते हैं। वेक्टर ए में क्या दिया है 1 1 -2, 1 1 -2, वेक्टर बी में 2 -1 के 1 2 -1 1, तो वो लिख दिया। वेक्टर सी में P3 -1, तो P3 -1, बस ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रखना है। 0 रखने के बाद जैसे इस चीज़ को आप सॉल्व करोगे P की वैल्यू -12 आ जाएगी, ये काम आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, ये माइनस है यहाँ पर, तो P की वैल्यू -12 आ जाएगी, तो हमारा यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी बात पर एक लाइक कर देना प्लीज़। वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप हुज क्वार्टरमिनस एजेस आर गिवन, मतलब जो पैरेललोपाइप बनाया है उसके जो किनारे होंगे या उसके जो एजेस हैं उन्हीं के बारे में वो बात कर रहा है। एक वेक्टर इतना है, एक वेक्टर इतना है, एक वेक्टर इतना है, वही दीवार वाला कमरे वाला काम। पैरेललोपाइप मतलब एक कमरा मान लो, उसका एक कोना पकड़ लो, उसके एक कोने में एक आपकी लेंथ होगी, एक आपकी ब्रेड्थ होगी, एक आपकी हाइट होगी। ठीक है, तो क्वार्टरमिनस एजेस का मतलब ये लेंथ ले लो, ब्रेड्थ ले लो और उसकी जो हाइट है वो तीनों हमें दे रखी हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। ठीक है, तो जब भी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप पूछता है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स ही निकालना है, तो तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो वेक्टर ए में क्या है 2 -3 और 0, तो डिटर्मिनेंट ही निकालते हैं 2 -3 0, 1 1 -1 1 1 -1। सी में क्या है 3 0 1, जे वाला तो 0 है ना, 3 0 1, इसको आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। जैसे इसको सॉल्व करोगे 4 आ जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका आंसर हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर भी, बस इतना कर दिया करो मेरे लिए। में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम का एरिया कहता है, अगर वॉल्यूम कहता है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम नहीं होता, वहाँ पर पैरेललोपाइप्ड होता। पैरेललोपाइप्ड जैसे आपका कमरा, पैरेललोग्राम होता है 2D फिगर ऐसे। ठीक है, रेक्टेंगल को तिरछा करके रख दो, बना दो, बस वही पैरेललोग्राम है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हमारा ये पैरेललोग्राम है तो ये वेक्टर पता होना चाहिए और ये पता हो, ये पता हो, दोनों का जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर्स का, और उनका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो एरिया ही आ जाएगा। आई जे के फर्स्ट वाला जो वेक्टर था वो था 3i + 2j, के वाली वैल्यू नहीं थी तो 0। सेकेंड वेक्टर था 2j - 4k, आई वाली वैल्यू नहीं थी तो 0। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, जैसे आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो एक वेक्टर आएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी करने पर हमेशा क्या आता था, वेक्टर आता था। तो ए क्रॉस बी हमने निकाल लिया, वेक्टर आ गया। अब उसका क्या निकालना है, क्योंकि एरिया जो होता है वो आपका वेक्टर
जो एरिया होता है वो तो एक नंबर में आएगा, ठीक है, नंबर में यहाँ पे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जैसे a क्रॉस b दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, अंडर रूट 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ऐड कर देना है, सॉल्व करोगे 244, इसको आप 2 इंटू रूट 61 लिख सकते हो, ठीक है। इसमें से इसे आप लिख सकते हो 4 इंटू ये, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 61 अंदर ही रह जाएगा, तो 2 रूट 61 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी आर एनी 3 वेक्टर्स, तो बी क्रॉस सी पहला वेक्टर, कॉमा सी क्रॉस ए नया वेक्टर बनाया, कॉमा ए क्रॉस बी नया वेक्टर, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर तीसरा वेक्टर, मतलब तीनों का इस तरीके से ब्रैकेट में लिख रखा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है यानी ये। तो हम क्या करेंगे, बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन तीनों वेक्टर्स का इसकी वैल्यू बतानी है। तो पहले भी की है हमने ये चीज़ें, तो बी क्रॉस सी बाहर, फर्स्ट वेक्टर बाहर रखा, डॉट प्रोडक्ट सेकेंड क्रॉस थर्ड, ऐसे ही तो करते हैं। इस सी क्रॉस ए को भी वाई मान लिया, क्योंकि चार चार का क्रॉस प्रोडक्ट तो हमने पढ़ा नहीं है, तो इसको हमने वाई मान लिया। तो वाई क्रॉस ए क्रॉस बी, वाई क्रॉस ए क्रॉस बी क्या होगा, जो ब्रैकेट के अंदर है वाई डॉट बी, पहले दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट बाहर रख दो ए को, माइनस वाई का फिर पास वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट और बी को रख दो बाहर, ठीक है। वाई डॉट बी, वाई की वैल्यू क्या है सी क्रॉस ए, तो सी क्रॉस ए डॉट बी ए, वाई की वैल्यू सी क्रॉस ए डॉट ए 0 डॉट ए बी। अब ये जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया सी क्रॉस ए डॉट ए का, ठीक है। ये डॉट इसके साथ मत समझ लेना ए डॉट ए, ऐसे नहीं है, ये सी क्रॉस ए डॉट ए है, ठीक है। तो सी क्रॉस ए डॉट ए, जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते थे तो तीनों में से कोई भी दो सेम हो जाएंगे तो आंसर 0, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। अब सी क्रॉस ए डॉट बी और ए, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए क्रॉस बी डॉट सी लिख दूँ या फिर ए बी सी ही लिख दूँ, डायरेक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, बस साइक्लिसिटी सेम होनी चाहिए, मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो बी के बाद उसने ए लिख दिया, वो गलत हो जाएगा, फिर माइनस का चक्कर पड़ जाएगा कुछ भी। सी के ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी ए क्रॉस बी डॉट सी भी इसको लिख सकते हो, या फिर इसे आप ए बी सी ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी तो हमने सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व किया है। बी क्रॉस सी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करें, इसका डॉट प्रोडक्ट करें, बी क्रॉस सी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, तो ये जो वैल्यू आई है वो इसकी आई है, तो यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो बी क्रॉस सी डॉट दिस, अब ये एक वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट ये एक वेक्टर है, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे ये नंबर आएगा, तो जब ये नंबर आएगा तो इसे उठा करके बाहर रख लो। बी क्रॉस सी का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ होगा, ठीक। अब ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया ए बी सी, बी के बाद सी के बाद वापस ए आता है, तो चाहे तो बी सी ए लिख दो, या फिर बी के बाद सी के बाद ए आता है, मतलब साइक्लिटी जो साइकिल से चल रहा है सही चल रहा है, तो इसे ए बी सी भी लिख सकते हैं, या फिर इन दोनों को ए बी सी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर बी सी ए का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बस वो पहचानने के ऊपर बात है कि साइकिल सेम होना चाहिए, मतलब ए के बाद बी के बाद सी ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में कैसे लिखा है वो देखना है। तो आंसर आ जाएगा ए बी सी का होल स्क्वायर, मतलब ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159 में हमें ये कहा गया है कि ये जो है प्लेन की इक्वेशन है, वेक्टर आर डॉट फिर कोई एक वेक्टर लिखा हुआ होगा जो कि प्लेन का नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये कोई पेपर जो है प्लेन है, उसके ऊपर पेन ये मैंने ऐसे रख दिया, तो जो ये पेन था वो पेपर के नॉर्मल को शो करेगा, और पेपर के नॉर्मल का जो वेक्टर होगा या तो इस पेन के अलोंग, पेन की डायरेक्शन में, या फिर पेपर के नॉर्मल, दोनों की बात एक ही है भाई, चाहे तो पेन के अलोंग कह दो, चाहे पेपर का जो नॉर्मल है उसके लिए बोल दो। तो ये जो है ये प्लेन का नॉर्मल होता है, प्लेन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ये वो दिया जाता है, ठीक है। तो आर डॉट प्लेन का नॉर्मल प्लस कुछ भी वैल्यू इक्वल टू 0, ये इस तरीके से हमेशा किसी भी एक प्लेन की इक्वेशन होती है। तो ये हो गई हमारी किसी एक प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। अब उसके बाद वो कहता है इसी तरीके से दूसरा प्लेन दिया है। अब पहले वाले प्लेन का नॉर्मल और दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल सेम है, इसका मतलब एक प्लेन इधर है दूसरा प्लेन इधर है, भाई इसका नॉर्मल भी ऐसे और इसका नॉर्मल। अब दोनों का अगर नॉर्मल की बात करोगे, ये एक प्लेन हो गया दूसरा प्लेन ये हो गया, तो दोनों प्लेन के अगर नॉर्मल की बात की जाए तो दोनों प्लेन का जो नॉर्मल है वो सेम ही तो होगा, या तो सेम होगा, या फिर एक और पेन अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक और पेन रख दूँ तो वो क्या हो जाएगा, दोनों प्लेन के जो नॉर्मल है वो पैरेलल हो जाएंगे। तो जब दो प्लेन्स के जो नॉर्मल है या तो वो पैरेलल हो या फिर वो सेम ही हो, तो उनका वेक्टर जो हो जाता है वो सेम ही लिखा जाता है, ठीक है। अगर मेरे पास एक प्लेन ये है दूसरा प्लेन ये है, इसके लिए नॉर्मल सीधा ऊपर की ओर जा रहा है, इसके लिए भी नॉर्मल सीधा ऊपर की ओर ही जा रहा है, तो दोनों के प्लेन के जो नॉर्मल की डायरेक्शन है अगर वो सेम ही है तो यानी हम इनको सेम ही लिख सकते हैं। या फिर एक दूसरे में इसमें किसी से मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है, इसमें किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 5 1 2 किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, या फिर दोनों को सेम। तो मतलब दोनों प्लेन जो है वो पैरेलल है, क्योंकि दोनों का जो नॉर्मल है वो सेम ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों का नॉर्मल सेम ही है। तो दोनों प्लेन के बीच की, इन दोनों प्लेन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। मतलब ये जो डिस्टेंस है, जो ये पेन दोनों हाथों के बीच में आ रहा है, वो लेंथ हमें बतानी है। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, इस +5 को इधर लेके जाओ, इस -8 को इधर लेके जाओ। पहले तो ऐसे लिख लो। अब क्या करना है, ऊपर वाली जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ही है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसमें से इसे माइनस कर दो, ऊपर वाली इस डिस्टेंस में से इसको माइनस कर दो, चाहे इसमें से इसको माइनस कर दो, बात एक ही, क्योंकि बाद में तो मैग्नीट्यूड ही करना है, मोड ही लगाना है। इसमें से इसे माइनस कर दो, चाहे इसमें से इसे माइनस कर दिया, ये करना है। अपॉन में क्या रखना है, इस नॉर्मल, ये क्या था, प्लेन का नॉर्मल, दोनों प्लेन का नॉर्मल वेक्टर सेम ही है, तो ये जो नॉर्मल है इसका मैग्नीट्यूड बना करके नीचे रख देना। √1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √9। तो 13/√9 या फिर 13/3 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो 13/3 ये ऑप्शन में इसका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यही तरीका होता है इसकी डिस्टेंस निकालने का। ठीक है, फॉर्मूला कौन याद करेगा, ऐसे ध्यान रह जाती है चीज़ें। तो OA इतना है, OB इतना है, तो BA बताना है। तो BA बताना है तो OA में से OB माइनस करना पड़ेगा। A के पोजीशन वेक्टर में से B का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है। तो OA इतना है, OB इतना है, BA निकालना है। तो A के पोजीशन वेक्टर में से, OA में से B का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो। तो ये क्या है, वेक्टर A, ये क्या है, वेक्टर B, A-B। तो आंसर हो जाएगा इसका D ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहा है, ये एक वेक्टर दे रखा है, x एक्सिस के बीच बने कोण का कोसाइन मान क्या होगा। तो कोसाइन मान पूछ रहा है। पहला वेक्टर तो ये है, तो पहला वेक्टर ये, x एक्सिस के लिए अगर आप कोई वेक्टर बनाना चाहो या फिर उसके डायरेक्शन रेशोज़ की बात की जाए तो 1 0 0 होते हैं। इस वेक्टर के लिए डायरेक्शन रेशोज़ कहोगे तो ये हो जाएंगे 2 2 1। और x एक्सिस के लिए अगर वेक्टर बनाना चाहते हो तो 1 I 0 j 0 के, क्योंकि x एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा वो ऐसा ही तो होगा। यहाँ पर A B C D 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हो। अगर 2 0 0 लिखोगे तो भी x एक्सिस पर ही आएगा। तो x एक्सिस के लिए अगर आपको पोजीशन वेक्टर बनाना, x एक्सिस के लिए अगर वेक्टर बनाना चाहते हो तो 1 0 0 लो और इसमें किसी से भी मल्टीप्लाई करते रहो, 1 2 3 4 एनी नंबर। ठीक है, वरना सीधा सीधा याद रखना, x एक्सिस के लिए जो DCs होते हैं, डायरेक्शन रेशोज होते हैं, वो 1 0 0 होते हैं, या फिर डायरेक्शन कोसाइन भी 1 0 0 ही होता है। तो आपको x एक्सिस के लिए डायरेक्शन रेशो पता है, 3D का काम है थोड़ा सा। ठीक है, अगर y एक्सिस होता तो 0 1 0, अगर z एक्सिस होता तो 0 0 1 होता। ठीक है, तो इस वेक्टर और इसके बीच में अब x एक्सिस के लिए वेक्टर बनाना है तो I + 0 + 0 यानी I, तो इसका डॉट प्रोडक्ट सिर्फ I के साथ करना है। ठीक है, या फिर 2 × 1 + 2 × 0 + k × 1 × 0 कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही किया। अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये लिखा। अपॉन में इससे मैग्नीट्यूड √1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, उसको ऐड कर दिया। ठीक है, जैसे हम निकालते ही हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 2/√9 या फिर 2/3 आ जाएगा। तो वो कह रहा था कोसाइन का मान बताओ। तो कोसाइन का मान मतलब cos थीटा की वैल्यू बतानी थी, 2/3, तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। कोसाइन का मान बताना था। तो अगर वो y एक्सिस कहता तो 2 × 0, 2 × 1, 1 × 0 ऐसे करते। ठीक है, तो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के लिए डायरेक्शन रेशोज, या फिर अगर कहीं ऐसी ज़रूरत पड़े तो याद रखना, x के लिए 1 0 0, y के लिए 0 1 0, z के लिए 0 0 1 होता है। डायरेक्शन रेशोज या फिर डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। और इसने कोसाइन का मान पूछा था। कोसाइन मतलब cos थीटा की वैल्यू। इसके और x एक्सिस अगर हम ये बनाए, ये हमारी x एक्सिस हो गई, और ये वाला वेक्टर मान लो यहाँ पर ये वाला वेक्टर इस पॉइंट को दिखा रहा है, तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो वो कह रहा था दोनों के बीच में बनने वाला एंगल अगर थीटा है तो कोसाइन की वैल्यू बताओ। तो cos थीटा का मतलब क्या होता था, वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो वही काम हमने यहाँ पे किया और cos थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे बता दी। बहुत बार कर चुके हैं चीज़ें। क्वेश्चन में हमें कहा है वेक्टर A दिया है, वेक्टर B दिया है, तो इनके बीच का कोण बताना है। सेम वही काम है, cos थीटा। अगर थीटा जो है वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में बनने वाला एंगल थीटा है, तो cos थीटा की वैल्यू A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B होती है। ठीक है, A इतना है, B इतना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 2 × 3 होता है, J वाले की J के साथ मल्टीप्लाई तो -2 हो जाएगा, 3 × 1, तो ये आएगा सॉल्व करके 7। तो A डॉट B की वैल्यू 7 आ जाएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A निकालते हैं। इसकी हेल्प से मैग्नीट्यूड निकालोगे, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और अंडर रूट, तीनों को ऐड करके, तो ये आएगा। इसके लिए मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट इतना। ठीक है, वो माइनस लो ना लो उससे एक ही बात पड़ेगी, चाहे -2 का स्क्वायर कर लो चाहे +2 का स्क्वायर कर लो। तो ये 7/14 आएगा, या फिर इसे 1/2 लिख सकते हो। तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है, तो थीटा की वैल्यू π/3 होगी, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो थीटा हो जाएगा 60 या फिर π/3 हम लिख सकते हैं। तो 60 इसका आंसर हो जाएगा D ऑप्शन।
अगले क्वेश्चन में कहा है कि ए ये दिया है, बी ये दिया है, तो बी क्रॉस ए का मान बताना है। वीडियो पसंद आए तो बस एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, दोनों का हमने क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। जब भी दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या करते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, बी क्रॉस ए निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आई जे के लिखा, लेकिन बी क्रॉस ए निकालना है तो बी वाले वेक्टर को ऊपर रखना। तो बी वाले वेक्टर में क्या है 2 4 3, तो 2 4 3, ए वाले वेक्टर में 6 4 4 6 4 4, बस डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे जैसे ही तो आपको मिल जाएगा 4i 10j - 16k, 4i 10j - 16k, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 164 में हमें कहा गया है कि यदि दो बल पहला फोर्स दूसरा फोर्स, जब दो फोर्स हमें दे रखे हैं तो सिंपल पहला काम यही करना है, दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, F = F1 + F2, दोनों फोर्सेस को ऐड करके मैंने डायरेक्ट लिख रखा है 4i + 3i j - 3k -k, तो इतना आ जाएगा। दोनों फोर्सेस को ऐड कर दिया तो यहाँ से मेरे पास फोर्स आ गया। उसके बाद क्या है, एक कण पर कार्यरत है, ये दोनों फोर्स जो है एक ही पॉइंट पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा ये पॉइंट था इस पर दो फोर्स लगे हुए थे F1 + F2, यानी F लगा हुआ था, और इस पॉइंट को खिसका करके अब यहाँ तक पहुँचा दिया गया है। तो ये जो डिस्टेंस कवर हुई है, इसके लिए जो वेक्टर है ये है, और इसके लिए जो वेक्टर है ये है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी, मतलब डिस्टेंस के लिए जो वेक्टर होगा वो पता चल जाएगा। तो इसमें से हमने ये वाला माइनस कर दिया, 5 i - i 4j - 2j k - 3 के बाद वाले में से ही पहले वाले को माइनस करेंगे। तो जैसे ही हम इसमें से इसको माइनस करते तो डिस्टेंस के लिए जो वेक्टर आ गया इतना। उसने पूछा था वर्क डन यानी कार्य कितना होगा, तो फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स तो हमारा इतना था, डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, डिस्टेंस वाले वेक्टर के साथ, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप कर सकते हो। 7 × 4 2 × 2 -4 × -2, तो आंसर हो जाएगा 40, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इतना दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए - बी इतना दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए + बी इतना दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमसे पूछा जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए + बी अगर हमें पता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए + बी का स्क्वायर क्या होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर 2 × मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये होता था। ए + बी की वैल्यू 10 थी तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू 5 थी तो उसका स्क्वायर 25 हो गया, इसकी वैल्यू इसकी जगह भी 5 रख दिया बाद में, ठीक है। तो जैसे इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए - बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर -2 ऑफ मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसकी वैल्यू दे रखी थी 8 तो 8 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू थी 5 तो 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी इसकी जगह पे 5 रखा। इसको सॉल्व करेंगे 64 - 25 हो जाएगा 39, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर -10 × मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हमें मिल गया, ठीक है। इसको और इसको ऐड कर देते हैं ताकि ये वाली जो होगी कैंसिल हो जाएगी। जैसे ही ऐड करोगे 75 और 39 हो जाएगा आपका 114, और ये ऐड होकर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, 2 से इसे काटोगे तो 57 आ जाएगा, दोनों साइड अंडर रूट कर दोगे तो इधर मैग्नीट्यूड √57 आ जाएगा, तो हमारा आंसर √57 आ जाएगा, ठीक है। आप ये गलती भी कर सकते हो कि जैसे मतलब ज़रूरी नहीं कि आप इसी पॉइंट पर पहले जाओ, आप ये भी कर सकते हो कि मतलब गलती कर सकते हो ये कि हम इस चीज़ को लेकर के चले शुरू में और इस चीज़ को लेकर के हमारे पास ये आया, इस चीज़ को फिर आप x मान लो तो ये x² - 10x - 39 एक इक्वेशन बन जाएगी, और इसको जैसे आप सॉल्व करोगे x की वैल्यू 13 यहाँ से मिलेगी और x की वैल्यू 13 मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ भी 13 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ 13 तो इसमें कहीं दे ही नहीं रखा है तो हम फंस जाएंगे। तो ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि हमारे पास जो है a + b की वैल्यू भी दे रखी है, a + b के मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी दे रखी है, तो उसका भी यूज़ करना है। जब वो चीज़ दे रखी है तो उसका भी यूज़ करो, सिर्फ इसी की हेल्प से क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। जब ये चीज़ दे रखी है तो उसका भी यूज़ होगा, तो जब उसका यूज़ करोगे इसलिए ये वाला बनाना पड़ेगा और ये वाला भी बनाना पड़ेगा। दोनों को बनाने के बाद, दो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ही आप मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालोगे, तभी आंसर ऑप्शन में से मिलेगा। अदरवाइज 13 हम कह देते। अगर सिर्फ इतना होता, a + b की वैल्यू ना दे रखी होती तो इसी चीज़ को सॉल्व करके भी हम आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन तब जो आंसर आ रहा था वो 13 आ रहा था। मतलब वो तब है कि जब आप हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम इस चीज़ को पहले लेके चलें या इस चीज़ को। अब मैंने क्या किया, जब मैंने पहले इस क्वेश्चन को कर रही थी तो मैंने इस चीज़ को ही लेके चली, ठीक है। इस चीज़ को जैसे मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पर मुझे लगा क्वाड्रेटिक बनी है, मैंने सॉल्व किया, x की वैल्यू 13 आ गई। फिर मैं देखो आंसर ही नहीं है, तो आंसर ही नहीं था तो क्या किया, मतलब कुछ गड़बड़ हुई। गड़बड़ क्या हुई थी, ये जो चीज़ दे रखी थी इसका भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होना था। तो एक इक्वेशन इसकी हेल्प से बननी थी और एक इक्वेशन इसकी हेल्प से बननी थी, तब दोनों जा करके सॉल्व करने थे, तब ये निकालना था, ठीक है। तो सिर्फ एक को सॉल्व करके आंसर इसमें नहीं निकाल सकते थे। अगर आप कभी ऐसी गलती करो, मतलब वो तभी है, ये तो मैंने पूरा प्रॉपर एकदम से बता दिया, लेकिन वो चीज़ इसलिए बताइए कि
हमें नहीं पता ना कि हम पहले कौन सी चीज़ करेंगे। यही वाली चीज़ क्या पता हम इसी का क्वाड्रेटिक बना करके इसे सॉल्व करने बैठ जाएं और इससे मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकले या ना निकले, ठीक है। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी चीज़ पहले कर रहे हैं। तो आंसर अगर एक चीज़ को निकाल के नहीं आ पा रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब इसका भी यूज़ करना चाहिए था या फिर इसका भी यूज़ करना चाहिए था। आई होप इस चीज़ को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 166 में कहा है कि इसकी वैल्यू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू 1 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो ये जो दे रखा है हमें a डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, सी डॉट ए क्रॉस बी, ये वैल्यू हमें दे रखी है। अगर a डॉट बी को साथ में सॉल्व कर लोगे तो ये तो नंबर आ जाएगा, मान लो 2 क्रॉस सी क्या निकालोगे, 2 क्रॉस सी तो कुछ निकलेगा ही नहीं। तो ये हमें खुद समझना है कि b क्रॉस सी एक साथ है, ये मत समझ लेना a डॉट बी साथ में है, b क्रॉस सी साथ में है, क्योंकि a डॉट बी करेंगे तो एक नंबर आएगा, नंबर का क्रॉस प्रोडक्ट होता ही नहीं किसी वेक्टर के साथ, वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यानी b क्रॉस सी जो है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वो हमें खुद समझना है। तो ए बी सी मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a के बाद b के बाद c, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, तो सेम अपॉन सेम यानी 1 हो गया। b के बाद c के बाद a, इसमें कोई दिक्कत नहीं, a के बाद b के बाद c, यानी ये दोनों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हैं, ABC अपॉन ABC, तो ये भी 1 हो जाएगा। c के बाद a के बाद b के बाद c के बाद a, मतलब ये भी दोनों चीज़ सेम ही है, तो दिस अपॉन दिस ये भी कितना हो गया 1 + 1 + 1 यानी 3 आंसर हो गया। 3 आंसर इसका हो जाएगा। ये चीज़ ना भी दी हुई होती तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, तो आंसर होगा इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि यदि सदिश a और b की स्थिति सदिश क्रमशः a और b हैं तो a b के मध्य बिंदु की स्थिति सदिश याद करो। सिंपल कुछ नहीं है, इसने कहा है कि मेरे पास एक वेक्टर तो ये है, दूसरा वेक्टर ये है, इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ये है, स्थिति सदिश मतलब पोजीशन वेक्टर, और इस वेक्टर का स्थिति सदिश ये है। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स को यहाँ से ऐसे मैंने जोड़ रखा है, तो यहाँ पर जो मिड पॉइंट है इसका स्थिति सदिश बताना है। तो क्या करना है, ये वाला जो होगा, ये वाला जो वेक्टर होगा उसकी बताना है। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपॉन 2 कर दो, मिल जाएगा, ठीक है। वेक्टर a ये है, वेक्टर b ये है, तो इन दोनों वेक्टर को जोड़ दिया इससे, ठीक है। और फिर इसका जो मिड पॉइंट ये यहाँ पर है, तो तीसरे वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक का, इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसका हमें बताना था। तो वो क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2 कर देते हैं और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। a वेक्टर है, b वेक्टर है, दोबारा देख लो इस चीज़ को, ये है हमारा ओरिजिन से ये गया वेक्टर a और ये गया वेक्टर b ओरिजिन से, ठीक है। तो क्रमशः वेक्टर a ये है और वेक्टर b ये है, तो a b के मध्य बिंदु, ये a पॉइंट था, ये b पॉइंट, तो इनका जो मिड पॉइंट होगा ये होगा, तो ये वाला वेक्टर हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2 कर देना है डायरेक्ट, ठीक है, a प्लस बी अपॉन 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ये हमें दे रखा है फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर लंबवत है, मतलब दोनों के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, तो आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट वेक्टर ये दे रखा है, सेकंड वेक्टर ये दे रखा है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे 0 आएगा। 2 × 1 जे का डॉट प्रोडक्ट -4j के साथ, तो -4, 1 × लैम्डा इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यही कहा था, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अगला क्वेश्चन कहा है कि ये हमें सी वेक्टर दे रखा है, इसका मापांक यानी इसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √4 का स्क्वायर -5 या फिर 5 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। तो वही चीज़ लिखिए, इस चीज़ को सॉल्व करोगे 16, 25, 121 आएगा, या फिर 162 होता है 81 × 2, 81 का √9 होता है, √2 तो 9√2 इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा है कि यदि दो सदिश a - b a प्लस b ये दोनों जो हैं तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मान बताओ। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है। तो a - b क्रॉस a प्लस b, a का क्रॉस प्रोडक्ट a के साथ, फिर a का क्रॉस प्रोडक्ट b के साथ, माइनस b का क्रॉस प्रोडक्ट a के साथ, माइनस b का क्रॉस प्रोडक्ट b के साथ। किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0, तो ये चीज़ भी 0। a क्रॉस b, b क्रॉस a को -a क्रॉस b लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट में हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो माइनस, b क्रॉस a की जगह a क्रॉस b किया तो माइनस आएगा, तो प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 2a क्रॉस b, तो ये हो जाएगा हमारा 2a क्रॉस b, इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा है PQR कोप्लेनर है। अगर PQR कोप्लेनर है वो तभी हो सकता है जब तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। ये तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये भी 2 का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है नहीं। तो जब कोप्लेनर होते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। तो P क्रॉस Q डॉट R, तो ये जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो ये हमें 0 दे रखा है। उससे अगले क्वेश्चन में कहा है सी ऑप्शन यानी उसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में हमें कहा है वेक्टर्स 1 - 2 1
2 1 -1 7 -4 1 ऑफ आर क्यूब। आर क्यूब इसलिए कहा है, आर क्यूब का मतलब होता है, अगर हमें कहा है आर स्क्वायर तो इसका मतलब है इसके अंदर सारे ऐसे वैल्यूज़ लिखे जाएंगे। अगर आर क्यूब कह रहा है तो उसके अंदर एक्स वाई जेड सारे के सारे इस तरीके के पॉइंट्स होंगे। आर स्क्वायर के अंदर इस तरीके के पॉइंट्स जो कि हम 2D में पढ़ते हैं, 2 डायमेंशन में पढ़ते हैं, और आर क्यूब के अंदर सारे के सारे 3D वाले पॉइंट आएंगे, एक्स वाई जेड 1 2 3 लिखा है तो ये आर क्यूब के अंदर। तो आर क्यूब का मतलब तो ये हो गया। अब फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म ही है, और ये थर्ड जो वेक्टर है ये तीनों के बारे में बताना है, लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो ये वेक्टर्स जो हैं अगर हमें चेक करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है तो एक ही चीज़ करनी है फॉलो, क्या कि फर्स्ट वेक्टर को ऐसे लिख लो, सेकंड वेक्टर 2 1 -1 ऐसे लिखो, थर्ड वेक्टर ये लिखा हुआ है और इसकी डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देना, बस 0 आंसर। तो लीनियरली डिपेंडेंट, नॉट इक्वल टू 0 तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, इतना काम करना है। 1 -2 1 तो ऐसे लिखो, दूसरे वेक्टर को भी ऐसे लिखो, तीसरा वेक्टर 7 -4 1 ऐसे लिखो, डिटर्मिनेंट को 0 कर दे, डिटर्मिनेंट इक्वल टू, डिटर्मिनेंट निकाल करके देख लो, इसकी जो डिटर्मिनेंट आएगी वो 0 आएगी सॉल्व करने के बाद, इसका मतलब वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो लीनियरली डिपेंडेंट फर्स्ट ऑप्शन में, ए ऑप्शन में हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता तो हम कह देते लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डिटर्मिनेंट आप खुद सॉल्व कर सकते हो। तो लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैसे चेक करना होगा मैंने बता दिया, डिपेंडेंट है तो इक्वल टू 0 आएगा, नॉट है तो नॉन ज़ीरो आएगा, सॉरी लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो नॉन ज़ीरो आएगा, ठीक है। और वेक्टर को रखना कैसे, इस वेक्टर को ऐसे रखना है, इस वेक्टर को ऐसे रखना है, वो चीज़ ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में कहा है कि ए क्रॉस बी जो है वो क्या है, अगर ए क्रॉस बी सॉल्व करते हो तो वेक्टर क्वांटिटी आएगी, स्केलर तो आएगी नहीं, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये तो तीनों में सही है। लेकिन आगे देखते हैं क्या लिखा है, पैरेलल टू द प्लेन ए बी के पैरेलल आता है नहीं, परपेंडिकुलर टू प्लेन ए बी, ये वाला सही है। क्यों, क्योंकि अगर वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, तो ये दोनों वेक्टर जो हैं एक ही पेपर के ऊपर बनाए हैं, इसका मतलब दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में हैं। और जब ए क्रॉस बी बनाया जाएगा तो वो जो वेक्टर होगा इस पेन के अलोंग होगा, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब क्या है कि ये जो पेन है वो ए क्रॉस बी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन विच कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब जो ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और परपेंडिकुलर होगा किसके, उस प्लेन के जिसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों हैं, जिसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों हैं, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन जिसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों हैं। तो यानी यहाँ पर आंसर होगा सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लो, 174 में हमें कहा है द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ दी है, ये पूछा है हमें, तो ए क्रॉस बी, ये ब्रैकेट है यहाँ पर, ए क्रॉस बी का स्क्वायर निकाल लेते हैं। पहले ए क्रॉस बी का स्क्वायर का मतलब है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी का मतलब ए बी साइन थीटा। ये वेक्टर है, ये उनके मैग्नीट्यूड्स हैं, तो ए इंटू बी, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो नंबर है यहाँ पर, यहाँ वेक्टर था, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा, और स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे ही हम, अब ये भी एक नंबर आएगा, ये भी एक नंबर आएगा, तो मॉड लगाने से तो नंबर ही मिलना है, और अंदर प्लस भी है तो मॉड लगाने से नंबर मिलना है, चाहे इसे नॉर्मल सॉल्व कर लो, चाहे बिना मॉड के सॉल्व करो, चाहे मोड के साथ सॉल्व कर लो। कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये भी नंबर है प्लस ये भी नंबर है, तो सॉल्व करने के बाद आपको नंबर ही मिलेगा कुछ ना कुछ, और बीच में प्लस है तो माइनस का भी मतलब नहीं बैठता। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही आएगा, और उसका मोड ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही आएगा। तो आंसर का क्या आएगा, सी ऑप्शन, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट भी कर देना एक अच्छा सा, ताकि मुझे भी अप्रिशिएशन मिले, और प्लीज़ वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर कर देना।